वक्त है एंशियंट सिविलाइजेशन का, जहाँ पर हृदय रोग से मृत्यु होने पर उसे स्पिरिचुअल कॉज से जोड़ा जाता था, जैसे कि पुराने जन्म के पाप या पुण्य या फिर ईश्वर के प्रकोप से। इस समय लोगों को हृदय रोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आप यहाँ पर हेल्थलाइन का यह आर्टिकल देख सकते हैं, जहाँ पर इजिप्शियंस फेरोहाज में भी एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिला है। यहाँ पर एक और आर्टिकल है जिसमें अर्ली डिस्कवरीज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बतलाया है, जिसमें लियोनार्डो डा विंसी ने इन्वेस्टिगेशन करी कोरोनरी आर्टरीज डिजीज के बारे में। फिर समय आता है मिडिवल पीरियड का, जहाँ पर इब्न सीना या फिर एविसीना नाम के फिजिशियन पैदा हुए, जिन्होंने हृदय रोग के बारे में और भी विस्तार पूर्वक समझाया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एविसीना के बारे में कहते हैं। इब्न सीना, जो कि वेस्ट में एविसीना के नाम से बहुत ही मशहूर थे, वह एक इस्लामिक फ़िलोसोफर साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्डियक मेडिसिन्स के बारे में बतलाया और कार्डियक डिजीज़ेस का लॉजिकल प्रेजेंटेशन किया, जो कि उस टाइम पे हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। फिर समय आता है रेनाइसेंस पीरियड का, जहाँ पर एनाटॉमी की खोज हो चुकी थी और हृदय को और भी विस्तार पूर्वक समझा जा चुका था। रेनाइसेंस पीरियड के दौरान स्कॉलर्स और आर्टिस्ट अपने आप को डेडिकेट कर चुके थे स्टडी करने में ह्यूमन बॉडी को और भी डिटेल्स में और उनकी एनाटॉमिकल मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आंद्रियस वेसेलियस, जिनके द्वारा रखी गई फाउंडेशन के बल पर ही 19वीं शताब्दी में एनाटॉमी का आविष्कार हुआ और हृदय को और भी अच्छे तरीके से जाना गया। आंद्रियस वेसेलियस, जिन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी माना जाता है, जिन्होंने सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी को ही चेंज नहीं किया बट स्ट्रक्चर एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिन को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहुंचाया। और यह जो स्केलेटन आप देख रहे हैं, यह प्रिपेयर किया गया है वेसेलियस द्वारा, जो कि अभी तक प्रिजर्व किया गया है एनाटॉमी म्यूजियम में, जो कि यह यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल में सिचुएटेड। 19वीं शताब्दी, जहां पर स्टेथोस्कोप और ईसीजी के जैसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका था। 19वीं शताब्दी में सर थॉमस लुइस के द्वारा मॉडर्न कार्डियोलॉजी की नींव रखी गई। सर थॉमस लुइस, जिन्हें फादर ऑफ क्लिनिकल कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी माना गया है, उन्होंने बतलाया कि कैसे हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ को एक पेपर पर प्रेजेंट करना है। उन्होंने कार्डियक इरिथमियास और इरेगुलर बीट्स को पहचानने का तरीका ढूंढ लिया था। फिर समय आता है 20वीं सेंचुरी का, जहां पर हार्ट पर और भी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई। 20वीं सेंचुरी के दौरान इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड द फ्रेमिंघम स्टडी, लिपिड हाइपोथेसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी केयर यूनिट्स, इकोकार्डियोग्राफी, thrombolytic therapy, cardiac catheterization, and coronary angiography, open heart surgeries, automatic implantable cardiac defibrillator, coronary angioplasty, इन सब की खोज हो चुकी थी। एट प्रेजेंट डे सिनेरियो में जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है हार्ट के, उसमें हर एक पीरियड में करी गई इन्वेंशन एंड रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जो भी हिस्ट्री मैंने अभी आपको बताई है, ये मॉडर्न डे हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को हमें वेस्ट द्वारा पढ़ाया गया है। किंतु ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि लोगों को यह पता ही नहीं है कि हृदय रोग के बारे में हमारे भारत में ही कई वर्षों पहले आचार्य चरक एवं आचार्य सुश्रुत द्वारा हृदय रोग का कई स्थानों पर वर्णन किया है और कई अध्यायों में उल्लेख मिलता है। आचार्य चरक सूत्र स्थान में बतलाते हैं, षडम अंगम विज्ञानम इंद्रियाण अर्थ पंचकम आत्म च सगुणे चेतयश्यंतम च हृदय संश्रितम। इसका अर्थ है कि 6 अंगों में हृदय सबसे प्रधान है और हृदय के अधीन ही सारी इंद्रियां हैं। हृदय पर क्षति पहुंचने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यह हमें आचार्यों ने कई वर्षों पहले ही बतला दिया था। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ हार्ट डिजीजेस ओवर द डेकेड, जिसमें सबसे पहले आता है 1900 से 1920s में कार्डियक इवेंट से इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में बहुत ज़्यादा डेथ होने लगी।
इसके एविडेंसेस मिलते हैं हिस्टोरिकल मेडिकल लिटरेचर ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में, क्योंकि इस टाइम के दौरान बहुत ही सडन डेथ्स हो रही थी और रीज़न पता करना ज़रूरी था। इसके बाद समय आता है 1930s से 1950s का, जहाँ पर हार्ट डिजीज़ की पैथोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी को अच्छी तरह से जाना जाता है। इसी दौरान 1953 में दुनिया में ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है, क्योंकि इस टाइम के दौरान रूमेटिक फीवर के कारण रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप था। और इसी दौरान मानव को पता चलता है कि रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ का जो कारण है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि हार्ट में मायोकार्डाइटिस करता है, और इसके एविडेंसेस मिलते हैं मिड 20th सेंचुरी एपिडेमिक रिपोर्ट्स में। फिर 1960s से 1970s के बीच में लैंडमार्क स्टडीज़ की जाती है फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी के नाम से, जिसमें लोगों को पता चलता है हार्ट डिजीज़ के मेन कॉजेज़ क्या हैं। इसी दौरान 1964 का स्टॉप स्मोकिंग कैंपेन दुनिया भर में प्रचलित हुआ। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी और ब्रिटिश डॉक्टर स्टडीज़ में ये पता चलता है कि इस टाइम के दौरान सिगरेट स्मोकिंग से स्ट्रोक्स, एक्यूट एमआई मतलब हार्ट अटैक की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर 1980s से 1990s में HIV दुनिया भर में पीक पर था। इसी दौरान स्टडीज़ में ये पता चलता है कि HIV एड्स पेशेंट्स में मायोकार्डाइटिस, एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोमायोपैथी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे 2000 से लेकर के एट प्रेजेंट तक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट फेलियर, ओबेसिटिक पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखा गया। और मोस्ट रिसेंटली कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इतनी डेथ्स इन्फेक्शन के कारण नहीं हुई है जितनी सेकेंडरी कॉजेज़ के कारण हुई है, जैसे कि मायोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि है हार्ट अटैक। जो भी हार्ट्स की मैंने एविडेंसेस या फिर सोर्सेज बताए हैं, उन सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला आता है हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट्स में आपको वो चीज़ें लेनी है जो कि आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। नंबर सेकंड है रेगुलर एक्सरसाइजेस। आपको दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट कोई भी एक्सरसाइजेस करनी है, वो चाहे योगा हो सकता है या रनिंग हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपको फिट रखे। नंबर थर्ड है मेंटेन हेल्दी वेट। जो आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग है वैसा आपको वेट मेंटेन रखना है। नंबर फोर्थ है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे आज ही क्विट करें। नंबर 5 है मेंटेन स्ट्रेस। जो भी आपका स्ट्रेस है उसे आप योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। नंबर 6 है लिमिट एल्कोहल कंजप्शन। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसकी मात्रा कम रखिए। नंबर 8 है एडहेरेंस टू मेडिकेशन। जो भी आपकी मेडिसिन चलती हैं कोई भी डिजीज़ कमोर्बिडिटीज़ के कारण, वो चाहे बीपी, शुगर, थायराइड है, उसको आपको कंटिन्यूसली पंचुअली लेना है। नंबर 9 है मैनेज योर क्रोनिक कंडीशंस। अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि बहुत टाइम से है, उसको आपको कंट्रोल में रखना है, उसे आपको मैनेज करना है। इसके बाद आता है रेगुलर हेल्थ चेकअप। इसके बाद आता है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हार्ट डिजीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्या फैक्टर्स आपके हार्ट के लिए हानिकारक हैं, क्या फैक्टर्स आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन फैक्टर्स को आपको दूसरों के साथ भी शेयर करके उन्हें एजुकेट करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत ही प्यारी बात कही गई है, निदान परिवर्जनम। जो भी आपके लिए हार्मफुल चीज़ें हैं उन चीज़ों का त्याग अभी करिए ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें। इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही हार्ट डिजीज़ दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मोर्टेलिटी का कारण है, किंतु यह इनएविटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। छोटे छोटे फैक्टर्स जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, छोटे छोटे लाइफ चेंजेस आपके हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें ना कोई बीमारी के। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उन्हें भी अवेयर करवाएं हार्ट डिजीज़ के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में और क्या प्रिकॉशंस लिया जाए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।